नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल GS.Educare में। मित्रों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। पूरा वीडियो देखें और पूरे वीडियो देखने के अंत में कमेंट में जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए आज हम बात करते हैं ज्योग्राफी में क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक है कि ये क्या है, ध्रुवीय क्षेत्रों में भूमध्य रेखा की ओर जाने पर निम्न में से कौन सा दृश्य पाया जाता है। कहने का सेंस है कि ये जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है ना, पृथ्वी का हमारा जो ये भूमध्य है 0 डिग्री क्या है, अक्षांश, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ये भूमध्य रेखा, ठीक है ना। अब कह रहा है कि भूमध्य रेखा की ओर यानी ध्रुवीय क्षेत्रों में भूमध्य रेखा की ओर जाने पे ये हमारा क्या है, नॉर्थ पोल, ये क्या है हमारा साउथ पोल, ठीक है ना। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में यानी ध्रुव से हम जब भूमध्य रेखा की तरफ इधर आते हैं या साउथ पोल से भी भूमध्य रेखा की तरफ आते हैं तो कैसा दृश्य प्राप्त होता है। कहने का सेंस ये है यानी कैसी स्थितियां पैदा होती हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि अगर ऑप्शन नंबर ए की हम बात करते हैं कि वनस्पति एवं जीव जगत की विविधता समान रहती है। नहीं भैया, समान नहीं रहती है। वनस्पति एवं जीव जगत की विविधता कम होती है? बिल्कुल नहीं, कम भी नहीं होती है। वनस्पति एवं जीव जगत की विविधता बढ़ती जाती है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बढ़ती जाती है। क्योंकि हमारा जो पोल है ना, पोल की तरफ क्या है, पोल की तरफ बर्फ ही बर्फ है। तो बर्फ होने के कारण क्या होती है, वहाँ जैव विविधता नहीं पाई जाती, ठीक है ना। जीव जंतु और वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते जाएंगे यहाँ पे सूर्य का प्रकाश सदैव मिलता रहता है या मैक्सिमम मिलता रहता है। तो जब हमारा सूर्य का प्रकाश मैक्सिमम जहाँ पे मिलेगा तो वहीं विविधता पैदा होगी। और जहाँ पे हम पानी मिलेगा, ऊपर चूंकि बर्फ है, ठीक है ना, ऊपर बर्फ है और दूसरी चीज़ प्रकाश नहीं मिलता, तो उसमें क्या होता है, वनस्पतियाँ भी हमारा पैदा नहीं हो पाती, न फल फूल पाती हैं और न जंतु के रहने का भी सूटेबल एटमॉस्फेयर भी नहीं है। तो इसीलिए भूमध्य रेखा के आसपास दोनों चीज़ें मिलती हैं, पानी भी मिलता है, सूर्य का प्रकाश भी मिलता है, जिससे जैव विविधता बढ़ती जाती है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि वनस्पति एवं जीव जगत की विविधता क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। सेकंड क्या है कि स्वतंत्रता के पूर्व यानी स्वतंत्रता के पहले की बात कर रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। वर्तमान में किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। पहले तो हम आपको बता दें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सेलुलर जेल था, वहाँ पे हमारा जो ये भारत है ना, ये ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या है, बे ऑफ बंगाल के ऊपर जो है ये आपका अंडमान है और ये क्या है, निकोबार है। तो यहीं पे क्या है, सेलुलर हमारी जेल थी। कौन सी जेल थी, सेलुलर, ठीक है ना। और सेलुलर जेल को ही हम काला पानी के नाम से जानते थे, क्योंकि हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी होते थे उनको अंग्रेज पकड़ पकड़ के क्या करते थे, इसी सेलुलर जेल में डाल देते थे, जिसको हम काला पानी की सजा बोलते थे या काला पानी कहते थे, जो कहाँ पे था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो ये कह रहा है कि स्वतंत्रता के पहले अंडमान निकोबार को हम काला पानी के नाम से जानते थे, तो वर्तमान में सफ़ेद पानी को नाम से किसे जानते हैं। पहले बात, सफ़ेद पानी का मतलब ये है कि जहाँ बर्फ ही बर्फ हो। देखिए हमारा अंटार्कटिका में भी बर्फ है, लेकिन अंटार्कटिका में तो बर्फ है लेकिन वहाँ पे जीवन नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जीवन नहीं है। हम उत्तरी ध्रुव की बात करें तो वहाँ पे भी वही सेम कंडीशन है, सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। हम सियाचिन की बात करते हैं, भारत में जो हमारा जम्मू कश्मीर में सियाचिन क्षेत्र है, जहाँ सियाचिन का ग्लेशियर है, वहाँ पे भी बर्फ़ है, लेकिन वहाँ पे मानव जीवन है, क्योंकि वहाँ पे हमारे जो मिलिट्री हैं, फोर्सेस हैं, हमारा यह बॉर्डर निर्धारित करता है भारत पाकिस्तान का। अक्सर आप देखते होंगे जो भारत और पाकिस्तान जो 1999 का कारगिल युद्ध हुआ था, वो सियाचिन का ही ग्लेशियर था, सियाचिन क्षेत्र ही था कि जब ठंडी के मौसम में हमारी भारतीय सेना सियाचिन ग्लेशियर से नीचे आ गई और पाकिस्तान चूँकि ऊपर स्थित है तो वो क्या किए कि वहाँ पर आगे चढ़ाई कर दी। तो सियाचिन क्षेत्र को ही हम क्या बोलते हैं, सफ़ेद पानी के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए थर्ड की हम बात करते हैं। ये देखें थर्ड कि आम्र बौछार या मैंगो शावर के बारे में निम्न में से, ये देखिए नींद नहीं है, ये निम्न है, ठीक है ना, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सही है। कहने का सेंस है, देखिए चलिए पढ़ते हैं कि ये केरल राज्य के में मानसून के बाद प्राप्त होती है। नहीं, मानसून के बाद नहीं, ये केरल राज्य में तो प्राप्त होती है लेकिन मानसून के बाद नहीं, ठीक है ना। ये केरल राज्य तथा वेस्टर्न तटीय मैदानी भाग में मानसून काल में प्राप्त होती है। बिल्कुल सही बात है। देखिए
पहली बात तो मैंगो जो शावर है, ये आम को पकाने के लिए सबसे बढ़िया जो है एक बारिश मानी जाती है, जो केरल, हम आपको बता दें, एक भारत के 3 जगह में पाई जाती है, ठीक है ना, केरल, कर्नाटक, ठीक है, और उसके बाद तमिलनाडु में, ठीक है ना। ये तीनों जगह पाई जाती है भारत के, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। और ये जब गर्मी होती है ना, गर्मी के एंड में पाई जाती है, और ये जो बारिश होती है जिसको हम मैंगो शावर बोलते हैं, ये आम को पकाने के लिए सबसे बेहतरीन वर्षा मानी जाती है, इसीलिए हम इसको मैंगो शावर भी बोलते हैं या आम्र वर्षा भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए वेस्टर्न तटीय मैदानी भाग में, वेस्टर्न तटीय भाग मैदानी का मतलब क्या है, जो पश्चिमी घाट हमारा पश्चिमी तटीय मैदानी भाग में मानसून काल में प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो चलिए ये रहा हमारा। और फोर्थ, देखिए फोर्थ की हम बात करते हैं, बादलों के फटने या क्लाउड ब्रस्ट से क्या तात्पर्य है। क्लाउड ब्रस्ट, देखिए जो क्लाउड ब्रस्ट हमारा है, ठीक है ना, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, फ्लड, ठीक है ना, फ्लैश फ्लड इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, फ्लैश फ्लड, ठीक है ना। क्लाउड ब्रस्ट को हम फ्लैश फ्लड के नाम से भी जानते हैं। ये होता क्या चीज़ है, तो चलिए हम पढ़ते हैं कि ऑप्शन नंबर 1, आकाश में बिखरे हुए बादलों की उपस्थिति, नहीं, कृत्रिम वर्षा की क्रिया बिल्कुल नहीं है। मेघाच्छादित मौसम जिसमें एक लंबे समय तक सामान्य वर्षा होती है, देखिए लंबे समय तक तो नहीं होती, तुरंत होती है, बहुत कम समय में। तड़ित झंझा के साथ तीव्र मूसलाधार वर्षा की असामान्य दशा, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करते हैं IMD के अनुसार, ठीक है ना, IMD हमारा क्या कहता है कि वह स्थान जहाँ पे 100 mm यानी 100 मिलीमीटर वर्षा, ठीक है ना, 100 मिलीमीटर वर्षा तुरंत हो जा, ठीक है ना, एक बहुत कम समय में हो जा, तो उसको हम बादल फटना कहते हैं। बादल फटना का तात्पर्य यह नहीं कि बादल फट गया, बादल फटना का मतलब ये होता है कि बहुत ही तीव्र वर्षा, मूसलाधार वर्षा, ठीक है ना, क्या होता है, बहुत ही तीव्र वर्षा या मूसलाधार वर्षा। तो जहाँ पे भी एक जगह पे 100 mm यानी 100 मिलीमीटर जो है वर्षा हो जा, वहाँ पे हम बादलों का फटना या बहुत ही तीव्र वर्षा कहते हैं, ठीक है ना। और इसको हम दूसरा फ्लैश फ्लड के नाम से भी जानते हैं या क्लाउड ब्रस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये एक गुब्बारे की संरचना होती है, जैसे मान लीजिए कि जैसे गुब्बारा हो, टंकी हो, ठीक है ना, पानी का टैंक हो, उसमें पानी भरा हो और तुरंत उसको फोड़ दिया जाए और तुरंत पानी पानी हो जाए, तो कुछ इसी प्रकार वर्षा होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बादलों का फटना। और उसको हम अगर ज्योग्राफी के नाम से कहें तो उसको हम बोलते हैं कि 100 मिलीमीटर जो वर्षा तुरंत किसी स्थान पर हो जाए, उसको हम बादलों का फटना नाम कहते हैं, ठीक है। अक्सर ये पहाड़ी क्षेत्रों पे ज़्यादा होता है, देखेंगे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, देखिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर निम्न में से किस स्थान से प्राप्त होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, जबलपुर मध्य प्रदेश से नहीं, भरतपुर राजस्थान से, देखिए भरतपुर राजस्थान से तो संगमरमर प्राप्त होता है, लेकिन सर्वोत्तम श्रेणी का नहीं, ये कलरफुल, चूंकि भारत में कई तरह के पाए जाते हैं ना, जैसे पीला हो गया, लाल हो गया, काला हो गया, नारंगी हो गया, सतरंगी हो गया, तो मकराना जो सबसे उत्तम श्रेणी का होता है वो मकराना, मकराना राजस्थान में। मकराना कहाँ पे पड़ता है, नागौर में पड़ता है, नागौर जिला राजस्थान में है, ठीक है ना। हम आपको बता दें कि जो मकराना राजस्थान है, यहाँ पे सफ़ेद संगमरमर पाया जाता है। कैसा संगमरमर पाया जाता है, वाइट कलर का, ठीक है ना। और जो हमारा ताजमहल बना है ना भारत का, वो मकराना की ही खान से संगमरमर आया है, ठीक है ना। जितने भी सफ़ेद कलर के संगमरमर आप देख रहे हैं अपने ताजमहल में, वो पूरा का पूरा मकराना राजस्थान से ही आया है। अच्छा, आइए हम आपको बता दें कि राजस्थान में बहुत से ऐसे जगह हैं कि जहाँ पे कलरफुल संगमरमर पाए जाते हैं, ठीक है ना। अगर जैसे हम बात करते हैं उदयपुर की, ठीक है, उदयपुर की अगर हम बात करें तो उदयपुर में जो पीले कलर का संगमरमर पाया जाता है, कैसा पाया जाता है, पीले कलर का, ठीक है ना। राजस्थान में एक जिला है उदयपुर, और उदयपुर में, सॉरी पीले नहीं, हरे कलर का पाया जाता है, सॉरी हरे रंग का, उदयपुर में हरे रंग का संगमरमर पाया जाता है। पिंचरा, देखिए पिंचरा राजस्थान में एक जगह है, ठीक है ना। और यहाँ पे कैसा पाया जाता है, ये पीले कलर का संगमरमर पाया जाता है, ठीक है ना।
पिंजरा राजस्थान में पीले रंग का संगमरमर पाया जाता है। फिर उसके बाद करते हैं कोटपुतली। कोटपुतली, ठीक ना। कोटपुतली एक जगह है आपकी राजस्थान में जो जयपुर में पड़ती है, ठीक है ना। और ये यहाँ पे क्या पाया जाता है, काले रंग का, कैसा पाया जाता है, काले रंग का संगमरमर पाया जाता है, ठीक है। चलिए अभी और भी है, हम आपको बता दें कि पिंजरा के बाद जैसे जोधपुर, जोधपुर, ठीक है ना। तो अगर हम जोधपुर की बात करें तो यहाँ पे बादामी कलर का संगमरमर पाया जाता है। कैसा, बादामी कलर का संगमरमर पाया जाता है। देखिए हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग कलर का संगमरमर है, तो ये जानना जरूरी है। कभी कभी आपको पूछ देता है कि हरे रंग का संगमरमर कहाँ पाया जाता है, बादामी कलर का कहाँ पाया जाता है, काले रंग का कहाँ पाया जाता है। तो जोधपुर में कैसा पाया जाता है, बादामी कलर का पाया जाता है, ठीक है ना। फिर खरदरा, खरदरा, ठीक है ना। खरदरा में कैसा पाया जाता है, सतरंगी, ये सतरंगी कलर का पाया जाता है खरदरा में। खरदरा भी राजस्थान में ही पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद रूपी, रूपी ये एक्चुअली जालोर पड़ता है भरतपुर में। कहाँ पड़ता है, भरतपुर में, ठीक है ना। तो भरतपुर में आपको हम बता दें ये गुलाबी कलर का संगमरमर पाया जाता है। कैसा, गुलाबी कलर का संगमरमर पाया जाता है। देखिए जोधपुर में बादामी, खरदरा में सतरंगी, रूपी भरतपुर में गुलाबी कलर का पाया जाता है, ठीक है ना। ये तमाम तरह के जो कलरफुल संगमरमर हैं आपको राजस्थान में पाए जाते हैं। अच्छा संगमरमर पूछता है कि कैसी शैल में पाया जाता है, तो कायांतरित शैल में पाया जाता है। कैसी शैल में पाया जाता है, कायांतरित, ठीक है ना। एक कायांतरित शैल में पाया जाता है। यानी जैसे हम पूछते हैं तमाम तरह के हमारे परतें होती हैं, शैलें होती हैं, तो उसी तरह जो हमारा संगमरमर होता है वो कायांतरित शैल में पाया जाता है, ठीक है ना। ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है, तो इसको आप जरूर से ध्यान देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आप लोगों ने देखा भी होगा कि पूछता है कि हैदराबाद सिकंदराबाद भारत का एक शहर है, आंध्र प्रदेश में, सॉरी ये कर्नाटक में, ठीक है ना। नहीं सॉरी, ये हैदराबाद आपका जो है इस समय तो तेलंगाना में है, तो ये आंध्र प्रदेश जब था तब की बात है, और तभी से ये जुड़वा नगर कहा जाता है आंध्र प्रदेश में। और ये क्यों जुड़वा नगर कहा जाता है, क्योंकि जो दोनों हैं हैदराबाद और सिकंदराबाद, ठीक है ना, ये दोनों 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं। कितने, 10 किलोमीटर के ही डिस्टेंस पे। इनके बीच में कोई ऐसा दूसरा नगर नहीं स्थित है, सिर्फ यही दो नगर हैं, और सिर्फ 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में हैं। और इन दोनों 10 किलोमीटर के जो डिस्टेंस है ना, इनके बीच में हुसैन सागर झील पड़ती है। कौन सी, हुसैन सागर, ठीक है ना। ये हुसैन सागर झील दोनों को अलग करती है, और दोनों को पास में होने के कारण, चूंकि बहुत बड़े शहर है आंध्र प्रदेश के, तो बहुत बड़े बड़े शहर हैं, इसलिए उनको जुड़वा शहर बोलते हैं। चलिए ये तो हो गया कि हैदराबाद सिकंदराबाद भारत के जुड़वा नगर हैं। क्यों हैं, हमने बता दिया कि दोनों पास में स्थित हैं, और दोनों के बीच में 10 किलोमीटर के डिस्टेंस है, और दोनों हुसैन सागर झील से अलग होते हैं। लेकिन इसी की तर्ज पे, ठीक है ना, निम्न में से कौन सा युग में भी जुड़वा नगर का है, इन्हीं की तर्ज पे विश्व में ऐसा कौन सा नगर है जो जुड़वा नगर कहलाता है, तो मिनियापोलिस और सेंट पॉल, ये यूएसए में स्थित हैं। दोनों कहाँ पे स्थित हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इन दोनों नगरों को भी हम क्या बोलते हैं, जुड़वा नगर बोलते हैं। अगर वर्ल्ड की बात करें तो मिनियापोलिस और सेंट पॉल जो यूएसए में है, और भारत की बात करें तो हैदराबाद और सिकंदराबाद, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। 7 की कि पैट्रॉन कोलोन एक प्रथा होती है, एक टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है ना, जिसमें कहवा के पुराने बागानों को काटकर नए बागान लगाने में कम खर्च पड़ता है, और निम्न में से किस देश में प्रचलित है। पहले तो हम बता दें कहवा और काफ़ी दोनों एक चीज़ हैं, ठीक है ना, कहवा और काफ़ी, ठीक है ना, कहवा और काफ़ी दोनों एक चीज़ है, अलग अलग नहीं है। तो जो कहवा होता है या काफ़ी होता है, जो हमारे बगीचे लगाए जाते हैं कहवा के, जब वो पुराने हो जाते हैं तो उनको हम काट देते हैं, ठीक है ना, और काट के क्या करते हैं, नए बागान लगा देते हैं। और इस तरह की जो प्रक्रिया होती है इसको हम बोलते हैं पैट्रॉन कोलोन प्रथा। और ऐसी जो प्रथा है वो कहाँ पाई जाती है, वो ब्राज़ील में पाई जाती है, ठीक है ना। दक्षिण अमेरिका का एक देश है ब्राज़ील, और ब्राज़ील में पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा काफ़ी उत्पादन होता है। अब पूरे विश्व का 40%, कितना मित्रों, 40% अकेले पैदा करता है, कौन सा, ब्राज़ील। अगर हम दूसरे नंबर की बात करें, ठीक ना,
कि दूसरे नंबर का ऐसा कौन सा देश है कि जो पूरे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कॉफ़ी का है? तो वियतनाम है। ये पूरे विश्व का 20% कॉफ़ी उत्पादन करता है, ठीक है ना। अच्छा, हम बता दें कि सबसे ज़्यादा तो उत्पादन कॉफ़ी का ब्राज़ील में होता है 40% पूरे विश्व का, और वियतनाम 20% करता है। लेकिन सबसे बड़ा उपभोक्ता भारत है, ठीक है ना। सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन है? भारत है। तो चलिए, हम तो ये तो पूरे विश्व की बात कर दी कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी जो होती है वो ब्राज़ील में पैदा होती है। कितना? पूरे वर्ल्ड का 40%। दूसरे नंबर पे वियतनाम है 20%। और जो हमारे कॉफ़ी होते हैं ना, कॉफ़ी के जो बागान होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? फेजेंडा, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? फेजेंडा। देखिए, ये बार बार पूछा गया कि जो कॉफ़ी के बागान होते हैं या बगीचे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फेजेंडा के नाम से जानते हैं। ये बहुत बार पूछा गया। चलिए, हम अब बात करते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी होती है वो कहाँ पे होती है? तो जो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है केरल में होती है, कर्नाटक में होती है, और आपका तमिलनाडु में होती है। तो चलिए, हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है। तो सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होती है। ये पूरे भारत का लगभग लगभग 68% कॉफ़ी उत्पादन करता है। क्या? कर्नाटक राज्य हमारा भारत का। उसके बाद आपका हमारा जो है कर्नाटक है 40%, और इसी के आसपास जो है ये आपका जो 45% के आसपास हमारा तमिलनाडु है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा कर्नाटक में 68%, पूरे भारत का, विश्व का नहीं पूरे भारत का सबसे ज़्यादा उत्पादन कॉफ़ी का कर्नाटक करता है, फिर केरल और तमिलनाडु करता है, ठीक है ना। अच्छा, हम बता दें आपको कि यहाँ पे क्यों होता है। क्योंकि यहाँ पे एक नीलगिरी नामक पहाड़ी पाई जाती है जो हमारे भारत में साउथ में होती है, ठीक है ना, दक्षिण में। तो ये जो हमारी पहाड़ी है, नीलगिरी की पहाड़ी, ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे ही स्थित है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है? कॉफ़ी का उत्पादन होता है, ठीक है ना। इन्हीं पहाड़ियों पे हम कॉफ़ी का उत्पादन करते हैं, जो हमारा यहाँ पे होता है। और कर्नाटक 68% जिसका उत्पादन करता है स्वयं, ठीक है। चलिए, हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, 8 की, कि भारत एवं चीन सीमा निर्धारण करने वाली जो मैक-मोहन रेखा है भारत के किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है, ठीक है ना। तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पहले हम जान लें कि अरुणाचल प्रदेश में है। पहले बात हम करते हैं 1914 की, शुरुआत से हम बात करते हैं। 1914 में एक समझौता हुआ था जिसको हम बोलते हैं शिमला समझौता। कौन सा? शिमला समझौता, ठीक है ना। तो भारत एवं चाइना के बीच में ये जो मैक-मोहन रेखा है, ये 1914 के बाद एक समझौता हुआ। और ये जो समझौता में एक काल्पनिक रेखा खींची गई जिसका निर्धारण किया गया। और उस समय मैक-मोहन नामक एक हमारे अधिकारी हुआ करते थे, और उन्हीं के द्वारा ये समझौता हुआ। उन्हीं के नाम पे ये मैक-मोहन रेखा पड़ा जो भारत और चाइना के बीच में है। तो 1914 के बाद से ये जो लाइन है ये भारत और तिब्बत के बीच में थी। पहले हम आपको पूरा स्पष्ट बता दें कि भारत और तिब्बत के बीच में, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये चलता रहा सिलसिला 1962 तक। 1962 तक, ये 1962 का भारत चीन युद्ध हुआ था, ठीक है ना। तो भारत चीन युद्ध के बाद ये जो सीमा रेखा है, चूँकि तिब्बत एक स्वायत्त देश है जिसको जो है चाइना अपना मानता है, ठीक है ना। तो 1962 के चाइना के युद्ध में क्या हुआ था कि जो चाइना की सेना थी वो भारत के बॉर्डर में घुस आई थी। उसके बाद फिर कुछ समय के बाद जब वो वापस चली गए, तो जहाँ से वापस चले गए तो उसको फिर मैक-मोहन रेखा मान लिया गया, और वो जगह आपके हो गई अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। तो 1962 के बाद से ये अरुणाचल प्रदेश, यानी भारत और अरुणाचल प्रदेश के बीच में मैक-मोहन रेखा का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। और उसके पहले 1914 के शिमला समझौता से लेकर और 1962 तक ये भारत और तिब्बत के बीच का था। और 62 के बाद से फिर भारत का जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है, तो अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच का जो बॉर्डर है वो मैक-मोहन रेखा का निर्धारण करता है, ठीक है। चलिए, 9वें की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, कि कुमाई हिमालय में स्थित निम्न में से कौन से पर्यटन केंद्र गेट डाउन के उदाहरण हैं। चलिए, हिमालय हमारा जो है, हिमालय का जो हम उत्तर से दक्षिण की तरफ बांटते हैं, तो उसी में एक श्रेणी है कुमाई हिमालय, ठीक है ना। ये कुमाई हिमालय, ठीक है, ये हमारा कुछ भारत ऐसे है, ठीक है ना। तो ये जो हमारी श्रेणी है कुमाई हिमालय, और ये जो श्रेणी है ये आपका ऐसे उत्तराखंड में, कहाँ पे है? यूके, उत्तराखंड में स्थित है। और उत्तराखंड में कुछ
जिले स्थित हैं, जिनको हम गेट डाउन के नाम से जानते हैं। और वो कौन कौन से जिले हैं, तो जैसे ऋषिकेश है, कालसी है, कोटद्वार है, हरिद्वार है, काठगोदाम है और टनकपुर है। ये जितने भी जिले हैं ना, ये जितने भी क्षेत्र हैं, ये सब कुमाई हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ये पूछता है कि कुमाई हिमालय के अंतर्गत कौन कौन से जिले या कौन कौन से शहर आते हैं, तो ये बिल्कुल याद कर लीजिए, चूँकि सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाले जो शहर हैं वो यही हैं, ऋषिकेश, कालसी, कोटद्वार, हरिद्वार और काठगोदाम और टनकपुर। ठीक है ना, ये सारे के सारे आपके कहाँ पे हैं, उत्तराखंड में स्थित हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 क्या है कि निम्नों से कौन तमिलनाडु और केरल की संयुक्त नदी परियोजना है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों के बीच में ये विवादित क्षेत्र भी है और विवादित नदी घाटी जो ये परियोजना भी है। तो ये कौन से, पराम्बीकुलम और अलियार। ठीक है ना, पराम्बीकुलर और अलियार। हम आपको बता दें कि जो हमारा तमिलनाडु और केरल है, वहीं पे हमारी क्या है एक पहाड़ी है, अन्नामलाई। ठीक है, अन्नामलाई। ठीक है ना, तो अन्नामलाई से 6 नदियाँ निकलती हैं। ठीक है ना, 6 नदियाँ निकलती हैं। फिर अन्नामलाई का जो मैदानी भाग है, ठीक है ना, मैदानी भाग से 2 नदियाँ निकलती हैं। ये 6 और 2 8, दोनों नदियाँ 6 और 2 8, ये जो 8 नदियाँ हैं ये आके आपके चलाकुड़ी एक नदी है। कहाँ पे, ये तमिलनाडु में। कहाँ पे, तमिलनाडु। चलाकुड़ी नदी में आके ये 6 नदियाँ मिल जाती हैं। 6 2 8 नदियाँ, 6 तो आपके अन्नामलाई से आती हैं, और जो मैदानी भाग है अन्नामलाई का, 2 नदियाँ वहाँ से आके चलाकुड़ी नदी में मिल जाती हैं। और यहीं पे बनता है आपका कौन सा, ये नदी घाटी परियोजना जो है, पराम्बीकुलम और अलियार नदी घाटी परियोजना। ये दोनों का कौन सा है, ये तमिलनाडु और केरल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है ना, यही है। और इसका जो बिल्कुल मेन थीम है वो यही है कि 6 नदियाँ अन्नामलाई से आके और 2 नदियाँ आपके मैदानी भाग से आके मिलती हैं, जो चलाकुड़ी नदी में आके मिल जाती हैं। और यहीं पे ये संयुक्त परियोजना है जो केरल और तमिलनाडु के बीच में है, और ये विवाद का भी कारण है इन्हीं दोनों के बीच में। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। आदम पुल, एडम ब्रिज निम्न में से किन 2 देशों के बीच स्थित है। पहले तो जान लीजिए आदम का पुल या एडम ब्रिज, या इसको हम राम सेतु भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, राम सेतु। कहा जाता है कि त्रेता युग में, कि जब भगवान राम सीता जी को खोजने अयोध्या जा रहे थे, तो उस समय जो हमारा समुद्र है, उस समुद्र में एक पुल का निर्माण हुआ, जिसको हम राम सेतु या राम के द्वारा बनाया गया पुल कहते हैं। इसको हम एडम ब्रिज भी बोलते हैं, इसको हम आदम ब्रिज भी बोलते हैं। तो ये किन किन देशों के बीच है, तो जाहिर सी बात है भारत और श्रीलंका के बीच है। ठीक है ना, तो भारत का ये जो भारत का जो हमारा दक्षिण भारत है, ये हमारा यहाँ पे क्या है, तमिलनाडु। ठीक है ना, तो जो तमिलनाडु है, यहीं पे हमारा एक द्वीप है जिसको हम बोलते हैं पंबन। ठीक है ना, पंबन द्वीप। ठीक है, पंबन द्वीप और श्रीलंका, पंबन द्वीप और श्रीलंका को अलग करता है कौन सा, यही एडम ब्रिज। ये दोनों को जोड़ता है भी। देखिए अलग करने का सेंस और जोड़, एक अगर हम पॉजिटिव वे में बात करें तो जैसे एक बार की मैं कहावत बता रहा हूँ कि एक संत महात्मा थे और भारत और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर पे गए। ठीक है ना, तो कुछ लोग थे उसमें, तो बोले महात्मा जी ये वही रेखा है जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। लेकिन महात्मा जी ने कहा नहीं 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 नहीं, ये वो रेखा है जो भारत और पाकिस्तान को जोड़ती है। ठीक है ना, तो ये हो गई पॉजिटिव वाली बात। जैसे अगर हम बात करें जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि मैकमोहन रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, ये तो हमारा नेगेटिव सेंस में बात हो गया। लेकिन हम उसी चीज़ को अगर कहें कि नहीं, ये जो मैकमोहन रेखा है भारत और चाइना को जोड़ती है, तो क्या गलत होगा, नहीं ये सही है। तो उसी तरह जो पंबन द्वीप और श्रीलंका को जोड़ने वाली जो क्या नाम है, वो है क्या नाम है, सेतु है, उसको हम राम सेतु बोलते हैं, एडम ब्रिज बोलते हैं और आदम ब्रिज बोलते हैं। ये क्या होता है, पंबन द्वीप और श्रीलंका को जोड़ता है। जो पंबन द्वीप कहाँ पे, तमिलनाडु में। अच्छा, राम सेतु एक और द्वीप को अलग करता है, जो पाक स्टेट हमारा है ना, यहीं पे तमिलनाडु में क्या है, पाक स्टेट। पाक स्टेट और मन्नार की खाड़ी, ठीक है ना, इन दोनों को भी जोड़ता है राम सेतु। ठीक है ना, और इन दोनों की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है ना,
ये है लगभग 50 किलोमीटर। कितना है? 50 किलोमीटर इन दोनों की डिस्टेंस है, ठीक है ना। इतना लंबा है ये जो सेतु है, एडम ब्रिज जिसको हम बोलते हैं या राम सेतु बोलते हैं, 50 किलोमीटर लंबा है। आप समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। नहीं की बात कर रहे हैं, देखिए बांदीपुर कर्नाटक में है, बिल्कुल सही बात है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, यही बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। रोहला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है। टडोवा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। बी इसका सही आंसर है, जो सुमेलित नहीं है। चलिए 13 की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13 में कि पेंसिल बनाने में निम्न में से किस लकड़ी का सामान्यतः हम प्रयोग करते हैं। पेंसिल बनाने जो हमारी पेंसिल बनती है, तो सीडार, सीडार एक पेड़ होता है, बहुत कम आप लोगों ने नाम सुना होगा। एक्चुअली देवदार, टीक और आबनूस का तो नाम सुना होगा, आपने सीडार का नाम नहीं सुना होगा। टीक की लकड़ी किस काम आती है? बल्ला वाला जो हमारा बैट होता है ना, बैट की लकड़ी जो होती है वो टीक की ही लकड़ी होती है। और उसके अलावा भी कई जो हमारे ऐसे पेड़ हैं कि जो हमारा बैट बनता है और टीक की लकड़ी से भी बनता है। देवदार की लकड़ी जो बड़ी मजबूत होती है, जो पहाड़ी क्षेत्रों पे पाए जाते हैं। आबनूस का भी होता है। लेकिन जो हमारा पेंसिल होता है, पेंसिल बनाने में सीडार का प्रयोग किया जाता है, यानी सीडार की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 14 की बात करते हैं, चलिए कि निम्न से किसे पर्वतों का पालना, ठीक है ना, क्रेडल ऑफ माउंटेन्स कहा जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भूसन्नितों का। क्या? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चूंकि है तो बहुत टेढ़ा आपको पढ़ने में कि भूसन्नितों, लेकिन आप इसको बिल्कुल याद रख लीजिएगा, क्योंकि पर्वतों का पालना क्रेडल ऑफ माउंटेन के नाम से जाना जाता है इसे, ठीक है। जैसे अभी हमने कहा कि जुड़वा नगर किसको कहते हैं भारत में? हैदराबाद और सिकंदराबाद, ठीक है ना। तो उसी तरह पर्वतों का पालना किसे कहते हैं? भूसन्नितों को कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है, ठीक है ना। ये क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। पहले तो एक चक्रवाती वर्षा होती है, और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा होता है? चलिए आज हम आपको बता दें कि शीतोष्ण कटिबंधीय कौन सा होता है, उष्ण कटिबंधीय कौन सा होता है, और समशीतोष्ण कटिबंधीय कौन सा होता है। चलिए ये हमारी रही पृथ्वी, ठीक है ना। और पृथ्वी के बीच में हम एक रेखा खींचते हैं जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। इसका 23.5 डिग्री उत्तर में, चूंकि इधर हम क्या है नॉर्थ पोल, इधर हम साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव, इसको उत्तरी ध्रुव बोलते हैं हम। तो हम जब उत्तर की तरफ जाएंगे 23.5 अंश, और दक्षिण की तरफ आएंगे 23.5 अंश, ये दक्षिणी अक्षांश होगा। तो इन दोनों के बीच में ये जो जोन होता है इसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है ना। भूमध्य रेखा से 23.5 अंश उत्तर में और 23.5 अंश दक्षिण में ये जो क्षेत्र होता है इसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसमें सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। थोड़ा शांत मंडल भी होता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सूर्य का प्रकाश वर्ष भर रहता है, इसको हम शांत मंडल के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा सबसे ज़्यादा जैव विविधता यहीं पे पाई जाती है। चलिए ये तो रहा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, कौन सा रहा? उष्ण कटिबंधीय, ठीक है ना। इसके बाद 23.5 अंश उत्तरी से 66.5 डिग्री हम जब फिर उत्तर में जाएंगे, ये जो क्षेत्र है, ठीक है ना। और फिर वही सेम प्रोसेस हम नीचे करेंगे 23.5 से 66.5 अंश दक्षिण, ये जो प्रोसेस है, ये जो क्षेत्र है, ठीक है ना। ये जो क्षेत्र है 23.5 अंश से लेकर और 66.5 डिग्री के बीच में दक्षिण में, और 23.5 से 66.5 उत्तर में, ये जो क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यहीं पर चक्रवाती वर्षा होती है, जो मौसम का बदलना सबसे ज़्यादा यहीं पे होता है। और यहीं पे क्या होता है कि चक्रवाती वर्षा होती है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे तापांतर बहुत अधिक पाया जाता है। तापांतर का मतलब कि जो टेम्परेचर है उसमें अंतर बहुत पाया जाता है। जैसे कभी कभी आप देखे होंगे कि चक्रवात आ जाता है, क्यों आता है? क्योंकि तापांतर के कारण ही आता है। कोई कोई ऐसी जगह होती है कि जहाँ पे धूप तेज होती है, वहाँ पे हवा क्या होती है, धूप के कारण हल्की हो जाती है और वो हवा ऊपर उड़ जाती है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर ये क्षेत्र है, यहाँ पे धूप बहुत तेज पड़ी और यहाँ पे क्या हुआ कि हवाएं हल्की हो गई, ठीक है ना। इसमें हल्की कैसे होती है? आर्द्रता उसकी खत्म हो जाती है, जो ह्यूमिडिटी होती है, जो उसमें नमी होती है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि सूर्य की रोशनी ज़्यादा पड़ेगी तो ह्यूमिडिटी क्या होती है, वो वेपोराइज्ड हो जाती है, वाष्पीकृत हो जाती है और उड़ जाती है। हवा से नमी जब निकल जाती है तो क्या होता है, हवाएं हल्की हो जाती हैं और तुरंत ऊपर उड़ती हैं। कहाँ पे? ऊपर उड़ती हैं। तो इसको भरने के लिए आसपास की हवाएं आती हैं।
तो जैसे ही आती हैं आसपास की हवाएं तो आपस में टकराती हैं और कुछ इस तरह से दशाएं उत्पन्न करती हैं चक्रवात का, ठीक है ना, घूमने लगती हैं, चूँकि टकराती हैं चारों तरफ से तो घूमने लगती हैं, मूवमेंट करने लगती हैं, इसको हम बोलते हैं चक्रवाती। तो ये जो सामान्य घटना है वो आपको उस शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है वहाँ पे उत्पन्न होती है। तो ऐसी दशा में यहाँ पे वर्षा भी जो होती है वो कैसी होती है, चक्रवाती होती है, ठीक है। 66.5 डिग्री से जो ऊपर ये नॉर्थ पोल तक है और 66.5 डिग्री से ये साउथ पोल तक, इसको हम बोलते हैं समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैक्सिमम बर्फ होती है, ठीक है ना। यहाँ पे जीव जंतु का भी अभाव लगभग पाया जाता है, कम पाए जाते हैं। और दूसरा चीज़ जो है वनस्पतियों का भी अभाव पाए जाते हैं, बहुत कम वनस्पतियाँ जो होती हैं जो ध्रुवों पे होती हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तीन चीज़ हो गया, जो भूमध्य रेखा से 23.5 अंश ऊपर और 23.5 अंश नीचे, इसको हम बोलते हैं, ये जो क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय। 23.5 अंश ऊपर जो हमारा है और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, ये होता है समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और 66.5 डिग्री से लेकर और ये उत्तरी ध्रुव तक और 66.5 डिग्री से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक, इसको बोलते हैं समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। चलिए 16 की बात करते हैं कि निम्न में कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है। ज्वालामुखी पर्वत का मतलब ऐसे पर्वत जो कभी ज्वालामुखी से बने हों, ज्वालामुखी का उद्गार हुआ हो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ज्वालामुखी आती है तो निकलती है, इसमें मैग्मा लावा सब निकलते रहते हैं और ये क्या होता है, एक ऊंचाई मतलब कि निकलते जाते हैं इसमें मैग्मा लावा और ये क्या होता है, ये पहाड़ बन जाते हैं और फिर कुछ दिन पर्वत बन जाते हैं, ज़्यादा ऊंचा हो जाता है तो पर्वत बन जाते हैं। तो ऐसा इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा जो पर्वत है जो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है। चलिए माउंट एटना बिल्कुल ये ज्वालामुखी पर्वत है, माउंट फ्यूजियामा ये भी है, माउंट ब्लैक ये नहीं है। देखिए माउंट ब्लैक ये ज्वालामुखी पर्वत नहीं है या ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है, ठीक है। चलिए 17 की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्न में से कौन सा तत्व जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करता है। जनसंख्या वितरण यानी फैलने का जो हमारा जलवायु होता है, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, जलवायु होता है, जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करता है, ठीक है ना। साधारण सर्वाधिक क्या करता है, यही प्रभावित करता है हमारा जो जलवायु है, ठीक है। चलिए ये आज का हमारा रहा 17 क्वेश्चन का वीडियो। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। थैंक यू मित्रों, थैंक यू सो मच।